पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के लिए बहुत पुरजोश था, लेकिन आगाज़ बहुत ही मायूस कुन रहा है। आप देख रहे हैं कि हम स्पिनर्स को भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्या वजह हो सकती है कि स्पिनर्स का इस्तेमाल इस पिच पर नहीं किया जा रहा है? क्योंकि साजिद खान की परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में बड़ी ज़बरदस्त रही है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि स्पिनर तो ज़रूर खिलाना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया ने भी एडम ज़ैम्पा को खिलाया है। सलमान अली आगा हमारे यहाँ हैं तो वो ऑलराउंडर के तौर पे, लेकिन एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की एक बात ही अलग होती है। जहाँ तक मैं पाकिस्तान के ओपनिंग खिलाड़ियों की बात करूँ तो उसमें आप देखिए कि जब इंग्लैंड के खिलाफ पूरी टेस्ट सीरीज में ये ओपनिंग की जोड़ी साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की कामयाब नहीं हुई, तो मेरा ख्याल था कि यहाँ थोड़ा सा पाकिस्तान को एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था, एक आउट ऑफ द बॉक्स किसी एग्रेसिव प्लेयर को भेजना चाहिए था साइम अयूब के साथ। अब्दुल्ला शफीक ज्यादातर एक डिफेंसिव प्लेयर हैं और कभी कभी वो टेम्पो की इनिंग का बनता है। मेरा ख्याल था कि ये ओपनिंग में इनको कोई चेंज करना चाहिए था, लेकिन उसी ओपनिंग के साथ पाकिस्तान के टीम ने सोचा कि हम जाएंगे, तो उसका नतीजा ये हुआ कि दोनों आउट हो गए। तो मेरा ख्याल है ये अच्छा डिसीजन नहीं था इन दोनों से ओपन कराने का। बिल्कुल। तो अवैस, आप भी यही सोचते हैं अच्छा डिसीजन नहीं था इनसे ओपनिंग करवाने का? क्योंकि हमारे स्क्वाड में बहुत सारी तब्दीलियां ऐसी हैं और ऐसी तब्दीलियां हैं कि ऐसा महसूस होता है कि शायद पहले से माइंडसेट कुछ मौजूद था कि जितने नए से नए खिलाड़ी अब जो हैं इस स्क्वाड में शामिल किए जा सकते हैं उन्हें कर दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये दिखाई दे रहा था कि कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर पलड़ा भारी लग रहा था ऑस्ट्रेलिया का। क्या ग्राउंड रियलिटीज़ वो हो सकती हैं, और जो कॉम्बिनेशन अभी ओपनिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, क्या आपको लगता है वो ठीक था? देखिए, ओपनिंग का तो आपको पता है बहुत अरसे से पाकिस्तान टीम अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब पे ज्यादा आपको पता है भरोसा भी कर रही है। और टेस्ट सीरीज के अंदर अनफॉर्चुनेट है कि वो ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए। आपको पता है बाबर अपना अब्दुल्ला की बात करूँ या साइम अयूब की बात करूँ, मैं इसलिए उस वक्त भी एक बात कर रहा था कि बहुत बेहतर होता है ऑस्ट्रेलिया कंडीशंस में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली एक टफ कंडीशन है। आपकी प्रीवियसली जितनी टीम्स वहां पर जाती रही हैं, जो एशियन टीम्स की बात करूँ, स्ट्रगल करती हैं क्योंकि बाउंस एंड पेस के साथ आपको कहीं ना कहीं फाइट करना पड़ता है। आप अपने ओपनिंग डिपार्टमेंट के अंदर रद्दोबदल करते हो अपनी होम कंडीशंस पे, क्योंकि यहाँ पर प्लेयर्स को बेहतर आइडिया होता है कि कौन सा प्लेयर किस तरीके से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दुआ करें रिजवान आउट ना हो गया, क्योंकि उन्होंने अपील की हुई है रन आउट जोन से हार्ट अटैक एक और ना में मिल जाए। लेकिन पाकिस्तान को ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, फखर आपके पास बताया जा रहा है बचत हो गई बचत हो गई है। फखर आपके पास मौजूद थे, फखर को आपने ड्रॉप किया था साइड से, जो भी डिसिप्लिन इशू आपके पास था। पाकिस्तान ने अगर हालिया अरसे में देखें इतनी ज्यादा चेंजेस किए हैं अपने ओपनिंग डिपार्टमेंट को लेके कि अभी तक स्टेबिलिटी आपके पास आ ही नहीं रही है। मसला सारा का सारा हम तो बात करते हैं ना ओपनिंग डिपार्टमेंट का, आपका इशू है मिडल ऑर्डर का। जब आप रिजवान की बात करते हो, बाबर की बात करते हो, ऐसे प्लेयर्स आपके पास मौजूद होने चाहिए जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मैंने कहा ना, एग्रेसिव अप्रोच को एग्रेसिवली आप टैकल करते हो। यहाँ पर आप डिफेंसिव मोड में ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल भी नहीं आप खेल सकते हो, आपको शॉट्स खेलनी पड़ती हैं। आपके पास मिडल ऑर्डर के अंदर प्लेयर्स ऐसे मौजूद ही नहीं है जो कि स्ट्राइक रेट को मेंटेन करके साथ ही साथ आपकी जो एवरेज होती है उसको मेंटेन करके रखें। हम लोग की एवरेज बहुत ज्यादा नीचे गिरती है, जिस वक्त आप मिडिल ऑर्डर के अंदर स्टेबिलिटी आप चाहते हो बैटिंग के अंदर। जरूर मैं कहता हूँ टेस्ट टॉस जीत के पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी है। थोड़ा सा आपको ओडीआई क्रिकेट का भी पता है, पाकिस्तान ज्यादातर जो सा चेस करते हुए आपको फ्लॉप साइड नजर आती है। बैटिंग करते हुए पहले आपको थोड़ी पाकिस्तान डिफरेंट साइड नजर आती है। बेशक आपकी 2 विकेट्स गिर चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम का जो मिडिल ऑर्डर है वो ज्यादा मेरे लिए मायने रखता है कि वो किस तरीके से टैकल करेगा पोजीशन। इरफान नियाजी को एक अच्छी बात है कि आप लेके आए, उसने लड़के ने परफॉर्म करके भी आपको दिए, लेकिन ये कंडीशंस डिफरेंट है, ये कंडीशंस नहीं है उन लड़कों के लिए। आपको चांस देना पड़ता है, आपको एक प्लेयर के ऊपर भरोसा दिखाना पड़ता है कि आप उसको बैकअप करते हो कि जाके परफॉर्म करो। पाकिस्तान बॉलिंग की बात करें, पेस आपको नजर आ रही है, मैं इसलिए कहा ना पेस वर्सेस पेस आज आपको नजर आएगा, लेकिन एडेड प्रेशर क्यों है पाकिस्तान टीम पे? आप सीरीज हारे हुए हैं, जो मामला आपके क्रिकेट बोर्ड के अंदर चलते रहे हैं। मैं टेस्ट सीरीज को बात नहीं कर रहा, आप जो सीरीज जो आपको पता है बैक टू बैक आपकी परफॉर्मेंसेस ओडीआई क्रिकेट के अंदर रही हैं, क्रिकेट बोर्ड के अंदर मसले आपके चलते रहे हैं। पाकिस्तान अगर बॉलिंग की बात करूं, शाहीन शाह अफरीदी पे इसलिए एडेड प्रेशर है क्योंकि आपको पता है वो साइकोलॉजिकली आपको नजर आता है, ज्यादा प्रेशर के अंदर नजर आते हैं, उनके मसल फटीग कैरी कर रहे हैं। ये कंडीशन जरूर पेसर्स को सपोर्ट कर रही है, लेकिन इससे पहले भी शाहीन का मसल फटीग जो है वो हमें पहले भी दिखाई दे रहा था, इससे पहले कि वो कप्तान बनते, और फिर उसके बाद ये सारा जो हमने देखा कि पीसीबी की जानिब से उन कप्तानी का जो एक खेल खेला गया और अब मोहम्मद रिजवान की बारी आ गई और उनको सबसे मुश्किल सीरीज में उनको दाखिल किया गया है।
तो अब रिशाद साहब आप बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि इस वक्त इरफान की बात की, जैसे कि अवैस ने इरफान को खिलाना, साइम को खिलाना इस मौके पर जबकि एक बड़े मजबूत स्क्वाड की ज़रूरत थी इस पिच पर, ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने के लिए, तो ऐसी सूरत हाल में इतने डेब्यूटेंट्स लेकर साथ जाना और इतनी तब्दीलियां करना क्या मुनासिब था? जी, वैसे तो देखिए बहुत बात होती रही कि डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स को चांस देना चाहिए और मैं भी इसका हामी हूँ। तो इस तरह से टीम में जो चेंजेस हैं मैं तो उसको काफ़ी वेलकम कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि जब तक इन यंगस्टर्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो इनका पूरा पोटेंशियल सामने नहीं आएगा, इनको एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो इसी स्क्वाड में हमारे कामरान गुलाम भी हैं और कामरान गुलाम का भी परफॉर्मेंस देखना है कि वो कैसे बैटिंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे, खासतौर पे ओडीआई में और शॉर्टर फॉर्मेट में। मैं समझता हूँ कि इरफान नियाजी को खिलाना कोई बुरा फैसला नहीं है। वो अच्छे तेज खेलने वाले खिलाड़ी हैं, उनको खिलाना ठीक है। लेकिन मैं यही बात कर रहा हूँ कि इसमें अगर पाकिस्तान की टीम आप देखिए कि सिर्फ 4 या 5 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी और उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की है। इसमें एक ज़माने में काफ़ी पहले मुझे याद है पाकिस्तान की टीम तकरीबन 20 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। उस टीम ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया था जिसमें मोहसिन खान, जावेद मियाँदाद वगैरह थे, क्योंकि वो पूरी तरह से एक्लिमेटाइज हो चुके थे उन कंडीशंस के। तो अब इसमें पाकिस्तान टीम को सच्ची बात है इतना वक्त मिला नहीं, 4 या 5 दिन का वक्त मिला, लेकिन आई एम होपिंग कि यंगस्टर्स अच्छा परफॉर्म करें इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे आप बताइएगा, मोहम्मद हसनैन के रनअप का मसला था, तो उसके हम देखते हैं कि हसनैन को भी अब मौका दिया गया है। 4 खिलाड़ी ऐसे हैं, बल्कि 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि किसी हद तक नए हैं और वनडे में उन्होंने कदम एक तरह से रखा है। तो आप क्या सोचते हैं कि अब जो ये कॉम्बिनेशन था या अब ये जो स्क्वाड था, इसकी सूरत हाल कुछ बेहतर थी इन पिचेस के लिए, और फ़खर ज़मान जैसे तजर्बाकार जो बैटर हैं उनकी कमी कितनी महसूस होगी इस सूरत हाल में? देखिए, हसनैन की बात करें तो आपको याद हो हसनैन का जो रिहैब सेशन था वो बेचारा अपनी ही आप मदद तहत, आपको पता है इंग्लैंड में उसने अपना सेशन सारा कंप्लीट किया और जिस तरीके से उसने चैंपियंस कप के अंदर आके बॉलिंग करवाई है, 150 उसने क्लिक की है, तो दैट मीन्स के नजर आ रहा था कि उसका रिदम अच्छा हो रहा है। लेकिन मैंने कहा ना कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक का बहुत फर्क होता है, तो आपको एक लड़के को टाइम देना पड़ता है। यहाँ पर पाकिस्तान की जो पेस बैटरी है वो आपको नजर आ रही है बड़ी तगड़ी। हारिस रऊफ हो गया, हारिस रऊफ का तो आपको पता है हाउस ऑफ हारिस है ना, क्योंकि एमसीजी उसका घर है, यहाँ पर मेलबर्न स्टार्स के लिए खेलता भी है, तो उनको बेहतर पता है इन कंडीशंस का। हसनैन बिग बैश खेलते रहे, वो एक्सपीरियंस अपना आप कैरी यहाँ पर आपको नजर आएगा। नसीम भी इन विकेट्स पे खेले हैं तो उनको पता है इन विकेट्स का। पाकिस्तान का चाहे आप बात करें मिडिल ऑर्डर की, इस वक्त आपको पता है एक अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ ना कि आपने चांस दिया है कुछ यंगस्टर्स को। कामरान गुलाम की आप बात करें, मिडिल ऑर्डर के अंदर आपको स्टेबिलिटी की जो मैं बात कर रहा था, आपको स्टेबिलिटी के अंदर एक प्लेयर चाहिए था। लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ कि इन कंडीशंस थोड़ी टफ होती हैं, आपको लड़कों को टाइम देना पड़ता है, उनको थोड़ा सा ना एडजस्ट करने के लिए उनको टाइम चाहिए। इन विकेट्स पे आसान नहीं होता। जो इस वक्त कंडीशन आपकी है, 36 पे गए, 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, खुदा ना खास्ता अगर एक विकेट जाती दैट मींस कि आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड होता है। फिर आपको 38 हो चुके हैं, तो आपको पता है कि सिचुएशन चाहिए होती है जहां पर आपके जो बैट्समैन है मिडिल ऑर्डर के अंदर आके वो ज्यादा डिफेंसिव मोड तो नहीं लेकिन रोटेट द स्ट्राइक वाली इनिंग्स खेलते हैं, आपको थोड़ा सा बिल्डअप करते हैं। कामरान गुलाम इसके बाद मौजूद है। मैंने इसलिए कहा ना कि आपको थोड़ा सा टाइम उन लड़कों को देना पड़ता है क्योंकि इन एक्सपीरियंस इन कंडीशंस के लिए। पाकिस्तान डोमेस्टिक में बहुत ज्यादा परफॉर्म किया, अच्छी बात है, आपने चांस भी दिया, लेकिन आपको बैकअप और टाइम उन लड़कों को देना पड़ता है। ये टीम अच्छी है, लेकिन मैंने कहा ना कि सिर्फ थोड़ा सा मुझे ओपनिंग डिपार्टमेंट पे थोड़ा सा है कि पाकिस्तान ओपनर्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। अपने बहुत चांस दिए हैं साइम अयूब को, वो एस्टैब्लिश नहीं हो पा रही है। ओपनिंग जोड़ी हमारी एस्टैब्लिश नहीं हो पा रही है। शायद बाबर और रिजवान की जोड़ी ऐसी थी कि किसी हद तक कुछ कदम तो उन्होंने जमा लिए थे, कुछ स्कोर तो वो टीम को देकर जाते थे जब भी जाते थे, लेकिन इस वक्त हम अब्दुल्ला और साइम की जोड़ी देख रहे हैं, वो उस तरह से कामयाब नहीं हो पा रही है। रिशाद साहब आप बताइएगा, इस वक्त 11 ओवर गुजर चुके हैं तकरीबन और हमारा स्कोर 38 पर है। क्या सोचते हैं कितना बड़ा टोटल हम दे पाएंगे इस मैच में? जी, मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान को यानी आइडियली तो मैं समझता हूँ कि 260 प्लस देना चाहिए पाकिस्तान को। देखें कहाँ तक जाते हैं, लेकिन यही अक्सर क्रिटिसिज्म ये भी रहा है कि ऊपर के जो प्लेयर्स हैं वो इतना स्लो स्कोरिंग करते हैं। बिल्कुल एक मैं समझता हूँ कि टेस्ट मैच की तरह खेलते हैं, जिससे मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर पे काफी प्रेशर आ जाता है। एक जमाने में पाकिस्तान की भरपूर ओपनिंग किया करते थे सईद अनवर साहब, शुरू में कासिम उमर साहब भी थे, तो वो इतना जबरदस्त टेम्पो सेट करते थे कि नीचे के बैट्समैन बहुत अच्छा खेलते थे, जहीर अब्बास वगैरह। तो वो सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान को
जैसे ओवैस ने बिल्कुल कहा कि एक एग्रेसिव माइंडसेट के साथ पाकिस्तान को जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया हमेशा एक एग्रेसिव टीम है, तो आप उनको जवाब भी उसी जिसे कहते हैं कि उसी फैशन में दें कि एक एग्रेसिव खेलें और बिल्कुल बॉक डाउन आप कहीं नजर नहीं आए बहुत ज्यादा। अब इस वक्त मैं समझता हूँ कि 38-11 ओवर में इज क्वाइट अ बैड रन रेट रियली। बिल्कुल बिल्कुल, क्वाइट अ बैड स्टार्ट, और वो ऑब्वियस है। वैसे आप बताइएगा, मोहम्मद रिजवान को कप्तानी दी गई है और जब कप्तानी सौंपी गई उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स भी दी। आपको उन स्टेटमेंट्स में कितना रिफ्लेक्शन उनकी कप्तानी का नज़र आ रहा है, और टीम के चुनाव में कप्तान और कोचेस का जो अमल दखल ख़त्म कर दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो रिजवान पे भी आना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा सा बाबर पे अगर बात करें, तो अगर बाबर आजम 26 पे खेल रहे हैं, 2-3 मैंने भी इनकी शॉट्स देखी क्लोज टू द बॉडी, अपना बॉल को बॉडी के ऊपर लेके वो खेल रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स पोजीशन में नजर आ रहे हैं। दैट मींस के कैप्टनसी जब से उनके सर से उतरी है, तो अब थोड़ा सा रिलैक्स स्पॉट के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। क्विक रन्स भी वो कर रहे हैं, अच्छी चीज है बाबर के लिए, क्योंकि मैंने कहा ना, कमेंटेटर्स भी अगर आप अभी सुने या आप पैट कमेंट्स की बात करें, वो बहुत ज्यादा बात इन पे कर रहे थे कि इंपॉर्टेंट विकेट है हमारे लिए बाबर आजम की, ऑब्वियसली, क्योंकि जिस तरीके का वो इंपैक्ट प्लेयर आपके लिए है और उसके ऊपर प्रेशर भी इस वक्त होगा। रिजवान की बात करें, देखें, एक सबसे बड़ा जो इंस्टेबिलिटी हमारे क्रिकेट बोर्ड के अंदर हमेशा रही है, वो आप भी इस चीज को एग्री करेंगे, इरशाद साहब भी करेंगे, कि रिजवान आपका ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए कप्तान जरूर है, लेकिन क्या रिजवान को ये बात कही गई है कि भाई उसके बाद तुम चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान हो, तुम खाली ऑस्ट्रेलिया सीरीज के कप्तान नहीं हो? ताकि कप्तान एक माइंडसेट अपना रिलैक्स करता है। हमारा मसला ये है कि हम इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस पैदा कर देते हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर। अब सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस आपकी क्या हो रही है इस वक्त, कि आपका जो कप्तान है, चाहे आपका कोच है, वो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर है ही नहीं। जो एक सिलेक्शन का जो एक प्रोसेस होता है कि मैंने 16 रुकनी स्क्वाड मंगवाना, उसमें ये प्लेयर्स मुझे चाहिए, कोच अपना उसके अंदर अपना जस्टिफिकेशन देता है, वो है ही नहीं है। उसको एक प्लेइंग 11 स्क्वाड या 15 रुकनी स्क्वाड दे दिया जाएगा, उसके अंदर से ही उसने प्लेइंग 11 करना है। उसमें मसला क्या होता है कि जब एक प्लेयर परफॉर्म भी कर रहा हो, उसको अगर ड्रॉप कर दिया जाता है फॉर सो व्हाटएवर रीजन इट इज, वो किसी सिलेक्शन कमेटी के पास नहीं जाता, वो कोच की तरफ देखता है, पूछता है कि कोच आखिर मेरा मसला क्या था। कोच कहाँ जवाब देगा? यहाँ पर एक इशू ये है, खुदा ना खास्ता अगर हम ये सीरीज हार जाते हैं, अल्लाह ना ही करे कि हम हारते हैं ऑस्ट्रेलिया की, जो हम आकिब बॉल कर रहे हैं इस वक्त, हम लोगों ने अपने कंडीशंस के अंदर, हकीकत बात, उन्होंने हैट्स ऑफ आकिब जावेद ने बहुत तगड़ा काम करके दिया यहाँ पर। क्या इस वक्त आप जाके आकिब जावेद से सवाल करेंगे? आप जाके सीधा किसको पकड़ेंगे? मैं भी बैठा हूंगा ना यहाँ पर, कहूंगा रिजवान ने क्या किया, कोच क्या कर रहा था, कोच को बेहतर पता था इन कंडीशंस का। हमें बैकएंड पे नहीं पता होगा कि आपने खुद उनको इख्तियारात कितने दिए हुए हैं। और जितना रिजवान को मैं जानता हूँ, मुल्तान सुल्तान की कप्तानी की बात करें, जितना उनको अंडरस्टैंड आज तक की है, रिजवान जोन्स है वो हमेशा चाहेंगे ऐसा कैप्टन लीड फ्रॉम द फ्रंट। वो चाहेंगे कि मैं अगर टीम को लीड कर रहा हूँ पाकिस्तान की, मैं कप्तान हूं, तो मैं अपने डिसीजंस बीच में रखूं। आपने वो चीज काट दी है, आपने कप्तान को, इसका मतलब 50% वैसे ही मार के अंदर भेजा हुआ है कि 50% मार दिया हुआ, बस 50% जाके आपने अंदर करना है। ऐसी टीम नहीं चलती, आपको बैकअप करना पड़ता है। कप्तान नहीं चल पाएगी, कप्तान को बैकअप करना पड़ेगा। मोहम्मद रिजवान हो, बाबर आजम हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, कोई भी हो कप्तान, आपको बैकअप करना पड़ेगा। अवैस, बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। रिशाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।